गुड मॉर्निंग। मैं सर्वेश वर्धन आज की क्लास में लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं इस दोनों थ्योरम के एप्लीकेशन को लेकर के। उन्हें कैसे अप्लाई करना है, उन्हें बहुत अधिक परेशानी होती है। मैं इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए का एक मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो ढंग से आप अप्लाई कर पाएंगे और प्रॉब्लम को सोच पाएंगे, ये निर्णय ले पाएंगे कि हम कब और किस तरह से इस दोनों थ्योरम का हम अप्लाई कर सकेंगे। उससे पहले मैं दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट को लेकर के हम कुछ बातें बता रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले ये लीनियर इम्पल्स है क्या। तो मान लेते हैं कि किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और किसी टाइम इंटरवल के लिए में अप्लाई करते हैं, तो इस फोर्स और इस टाइम इंटरवल का जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे अगर कांस्टेंट है फोर्स है तो एफ डेल्टा टी, अगर वेरिएबल है तो एफ डी टी इंटीग्रेशन उस टाइम इंटरवल में, इस प्रोडक्ट को हम लोग लीनियर इम्पल्स कहते हैं और लीनियर इम्पल्स को हम लोग ये जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका वैल्यू कितना होता है तो हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज इन पी के बराबर होगा, मतलब लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। और हम लोग लीनियर मोमेंटम चेंज को हम लोग जानते हैं कि अगर हम सिस्टम ऑफ बॉडी के लिए बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितना होता है, तो टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में चेंज। कहने का मतलब है कि हम ये अप्लाई करेंगे जे इज इक्वल टू एम टोटल इंटू डेल्टा वी सी एम। ठीक है, ठीक है। दूसरा, हम अभी एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में एक बार और आप इसको देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अभी हम बात करेंगे एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में। अब एंगुलर मोमेंटम थ्योरम से पहले एक इक्वेशन आप जानते होंगे कि टॉ एक्सटर्नल बराबर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, ये जो है न्यूटन्स लॉ है फॉर रोटेशन। ठीक है, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये टर्म आया टॉ डेल्टा टी, ये बराबर डेल्टा एल। अब टॉर्क को हम लोग आर क्रॉस एफ कहते हैं, तो इसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ वैसे प्रॉब्लम्स में जिसमें थोड़े वक्त के लिए हेवी अमाउंट का फोर्स लगता है, तो वैसे केस में क्या होता है कि जब किसी बॉडी पर थोड़े वक्त के लिए हेवी अमाउंट का फोर्स लगता है तो बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता है, चेंज हम वही मानते हैं। तो मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पे वो फोर्स लगा है, ठीक है, वो आर है। ठीक है, और इसको हम टॉर्क को हम आर क्रॉस एफ डेल्टा टी कह सकते हैं और इस तरह से डेल्टा एल के बराबर हो गया। और चूंकि जितने देर तक ये फोर्स अप्लाई किया है किसी पॉइंट पे और उस पॉइंट का लोकेशन कांस्टेंट है, वो लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए आर में कोई चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज होगा ध्यान सुनेंगे कि यहाँ से देखिएगा टॉ एक्सटर्नल डेल्टा टी बराबर डेल्टा एल आया। अब ये टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ, ये डेल्टा टी, ये हो गया डेल्टा एल, यहाँ से आर एफ डेल्टा टी हम यहाँ से देखिए एफ डेल्टा टी बराबर जे होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर क्रॉस जे इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब ये आर क्या है, तो आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स कह सकते हैं। जिस पॉइंट पे इम्पल्स झटका दे रहे हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो आप ओरिजिन किसी भी पॉइंट की अबाउट ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं ओरिजिन, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, और ये उसी रिफरेंस के रिस्पेक्ट में ये जो मैंने बताया अभी कि आर क्या है, तो आर है पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट पे हम इम्पल्स अप्लाई कर रहे हैं। और आर एच एस में क्या है, आर एच एस में है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इस दो को हम अप्लाई करके हम प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं आप कैसे समझेंगे कि ये इस पर बेस्ड है, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि प्रॉब्लम्स जो है कोलिजन की तरह होंगे। ठीक है, उसमें जे का वैल्यू दिया हुआ रहेगा कहीं पे और उसको जब हम अप्लाई करेंगे
और तो पूछाएगा कि झटका के बाद बॉडी का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, कुछ जो एक्सटर्नल, अगर झटका के वक्त अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर इम्पल्स जनरेट किया है तो एक्सटर्नल इम्पल्स की वैल्यू कितनी होगी, ये सब अननोन होते हैं, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करते हैं, तो उसको फाइंड करना होता है। तो ये दोनों मोमेंटम का यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम डील कर रहे हैं जिसमें हम एक केस लिए हैं जिसमें बॉडी जो है वो फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है। और अभी हम कुछ प्रॉब्लम डील कर रहे हैं जिसमें एक केस लिए हैं जिसमें एक बॉडी है, इसका मास m है और लेंथ l है, वो फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है। और इसमें इस पर एक इम्पल्स जनरेट किया जा रहा है, मतलब फोर्स जनरेट कर रहा है, थोड़े वक्त के लिए जनरेट किया है। मान लेते हैं उसकी जो वैल्यू है, इम्पल्स की वैल्यू जो है वो g है, ठीक है। और जो सेंटर से l/4 डिस्टेंस पे अप्लाई किया गया है, इम्पल्स दिया गया है, ठीक है। तो इम्पल्स देने के बाद, झटका लगने के बाद इस बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। या ध्यान से सुनिएगा कि जब आप इस तरह समझेंगे, इम्पल्स को फोर्स की तरह समझेंगे, ठीक है। तो ये जो इम्पल्स है, इस इम्पल्स की वजह से क्या होगा, इस सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। और सेंटर के अबाउट क्या होगा, इस फोर्स की वजह से टॉर्क डेवलप होगा, ठीक है। और ये जो टॉर्क होगा इस बॉडी को क्या करना पड़ेगा, करेगा, ये रोटेट करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। आप पहले भी जानते हैं कि बॉडी जब फ्री होता है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना चाहता है, ठीक है। तो हमको हमारे पास, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद इस रड की जो वेलोसिटी होगी वो v1 वेलोसिटी होगा, ठीक है। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा होगा। हमें v1 और ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्लियर है कि हमारे पास दो वेरिएबल है, और दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो हम ये दोनों इक्वेशंस कौन सा होगा, तो क्लियर है कि ये लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे और साथ ही साथ एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाई लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या होगा, तो हमने अप्लाई कितना दिया, इस रड पे कितना इम्पल्स दिया है, तो जी। इम्पल्स क्या करता है, तो बॉडी का मोमेंटम में चेंज करता है, लीनियर मोमेंटम में। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या माना है, v1। तो हमने क्या इक्वेशन लिखने को कहा था, मास इंटू VCN का चेंज। तो ये हो गया मास m, फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस m, रड का इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, J इज इक्वल टू m v1, और यहाँ से v1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा J/M। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो अप्लाई एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। अब एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में मैंने बताया था कि आप ओरिजिन जो है आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, ठीक है। कोई एक्सटर्नल इस पर टॉर्क लग नहीं रहा है, या कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है अभी, कि क्लैम्प नहीं है, एक्सटर्नल इम्पल्स से जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लिख सकते हैं। हम एक पॉइंट चुन रहे हैं इस रड का सेंटर के जस्ट बगल में, ठीक है। सेंटर के जस्ट बगल में एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसके अबाउट हम एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अबाउट हम ये पॉइंट ओ ले लिए, तो हम अबाउट ओ लेते हैं,
थ्योरम अबाउट ओ, ठीक है। कितना आया, तो आप अप्लाई कीजिए पहले आर क्रॉस जे, बस टॉर्क की तरह ही है। आर क्रॉस जे से आर क्रॉस एफ निकालते थे, जिससे टॉर्क निकालते थे, वैसे ही आर क्रॉस जे भी लगाएंगे, खाली फोर्स की जगह पर हम अब जे लिखेंगे, ठीक है। अभी हम दोनों थ्योरम के एप्लीकेशन पे ध्यान लगे। अभी हम एक केस ले रहे हैं जिसमें एक रॉड है जो फ्री है मूव करने के लिए, और एक इस पर फोर्स लग रहा है, बस थोड़े समय के लिए लग रहा है। मतलब इसको हम इम्पल्स जे के टर्म में हम बात कर सकते हैं, क्वेश्चन में जे के टर्म में दिखा रहता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जे जो है झटका, जे इम्पल्स जो सेंटर से L/4 डिस्टेंस पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। और झटका के बाद पूछ रहा है कि बताइए इस रड का सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी और ये रड का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। पहले क्यों होगा सो आप समझ लीजिए। जे जब झटका अप्लाई करेंगे तो फोर्स लगेगा, और फोर्स क्या होता है, तो सेंटर ऑफ मास की ये बॉडी का मोमेंटम चेंज करता है। अब मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहने का मतलब है कि ये जो जे इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो हमने मान लिया कि शुरुआत में तो रड जो है वो रेस्ट में था, और अप्लाई करने के बाद सेंटर की जो वेलोसिटी है वो v1 है। तो हम लीनियर इम्पल्स मोमेंटम किस तरह से अप्लाई करेंगे, या इसको देखिए, अप्लाई लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये रड पे ये जो फोर्स है, जो इम्पल्स है, इम्पल्स को आप जे की तरह मतलब सब फील कर सकते हैं आप फोर्स की तरह, ठीक है। तो ये हो गया जे, इसको अप्लाई करना है, ये इसको जे, ये हो गया मास, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया जे इज इक्वल टू रड का मास, फाइनल वेलोसिटी v1 सेंटर ऑफ मास का, माइनस m इंटू फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का। तो ये हमारा रड का वेलोसिटी मिल जाएगा v1 इज इक्वल टू j/m। और चूँकि ये सेंटर के अबाउट, अब जबकि मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी बॉडी जब फ्री होता है रोटेट करने के लिए तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना चाहता है, तो ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब हम देखते हैं तो ये जो फोर्स लगा है, इस फोर्स की वजह से ये टॉर्क अप्लाई ये एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि फोर्स इम्पल्सिव है इसलिए टॉर्क इम्पल्सिव है, और टॉर्क जब इम्पल्सिव होगा तो जो ओमेगा में जो चेंज आएगा वो तुरंत दिखेगा, तो आपको ये तुरंत दिख जाएगा। तो हम लोग मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये जो फोर्स है, फोर्स इस ओरिजिन के, ये सेंटर के अबाउट टॉर्क डेवलप करेगा, और चूँकि हेवी अमाउंट में फोर्स है इसलिए इसमें ओमेगा में भी आपको तुरंत एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज दिखेगा। तो शुरुआत में ये रेस्ट में था, एंगुलर वेलोसिटी 0 था। अब मान लेते हैं कि झटका लगने के बाद इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया, ठीक है। तो हमें हमारे पास एक जो वेरिएबल है ओमेगा फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगला जो एप्लीकेशन है एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के को अप्लाई करने के बाद, तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कर रहे हैं क्या, इस रड के सेंटर के बगल में बैठ करके ये जो पॉइंट है इसके अबाउट एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लिख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इस सेंटर के बगल में बैठ करके, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे कि जो टर्म है ना, वो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, आर क्रॉस एफ के जगह पर जे है। कहने का मतलब है कि आर क्रॉस जे बस वैसे ही निकालना है जैसे आर क्रॉस एफ निकालना है, जैसे टॉर्क निकालते थे वैसे ही ये LHS वाला टर्म है। और RHS में क्या कर देना है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कर देना है। अब ये जो आर है, ओरिजिन हम कहीं भी ले सकते हैं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप किसके अबाउट भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने O के अबाउट लिया है, तो उसके अबाउट हम ये से मोमेंटम ये एंगल इस स्टेटमेंट को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आर क्रॉस जे को आप कितना होगा वैल्यू आर क्रॉस जे, तो आर क्रॉस जे होगा, आर का वैल्यू होगा L/4 इंटू जे, L/4 इंटू जे इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम
अबाउट ये पॉइंट O, इस पॉइंट के अबाउट रड का एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, उसी के बारे में हम लोग को बात करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इस रड का लिखना है फाइनल, और इनिशियल लिखना है। तो इनिशियल तो रेस्ट में है, और तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, चूँकि हम सेंटर के बगल में ही लिखे हैं। देखिए R क्या होता है, याद कीजिए, RCM क्रॉस MVCM जो हो गया MVCM, R क्रॉस MVCM MVCM ठीक है, प्लस ICM इंटू ओमेगा। ठीक है, तो आप चूँकि ओरिजिन के ये सेंटर ऑफ मास के बगल में ही बैठे हुए हैं, इसलिए R का वैल्यू क्या होगा, वो 0 होगा। तो 0 होगा तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, और सेकंड टर्म जो है वो एंगुलर मोमेंटम जो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के लिखेंगे, और फिर ओमेगा लिखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास पे, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mL²/12 इंटू ओमेगा। तो ये हो गया हमारा L/4 इंटू J इज इक्वल टू mL²/12 इंटू ओमेगा। ठीक है, J भी तो J गिवन है, तो J गिवन है तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा, LL कट जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है,3J/L। ठीक है, तो इतना एंगुलर वेलोसिटी होगा जस्ट आफ्टर इम्पल्स। यहाँ पे मैं सेकंड केस लिया हूँ, जिसमें रड जो है वो हिंज है, मतलब क्लैंप है किसी एक पॉइंट के अबाउट। मान लिया मैंने कि ये एक एंड जो है, एक एंड के अबाउट ये क्लैंप है हॉरिजॉन्टल सतह में, और यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे एक जर्क महसूस कर रहा है ये रड, वो J जिसका अमाउंट जो है वो J है। ठीक है, तो झटका के बाद इस रड का कितना होगा एंगुलर वेलोसिटी, उसको फाइंड करना है। क्लियर है कि ये जो झटका महसूस करेगा, इसके अबाउट ये टॉर्क डेवलप होगा। ये जो टॉर्क होगा थोड़े वक्त के लिए आएगा, लेकिन हेवी आएगा। हेवी आने की वजह से ये से रड को मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर है कि एक ही वेरिएबल है, और एक वेरिएबल के लिए हम एक ही इक्वेशन लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन सा इक्वेशन लिखें? क्या हम लीनियर इम्पल्स मोमेंटम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? लिखने को तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि आपको इम्पल्स, सारा इम्पल्स दिया हुआ नहीं है। इम्पल्स की वैल्यू तो J ही है, आप देख सकिए। इम्पल्स की वैल्यू जो है वो J ही है, लेकिन एक ऐसे ही ये झटका महसूस करेगा, तो यहाँ जो जॉइंट है, ये जो क्लैंप है, वो क्लैंप की वजह से भी रड पर झटका महसूस करेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, और एक्सटर्नल फोर्स होगा तो वो भी तो कम समय के लिए, थोड़े वक्त के लिए आया है, तो इम्पल्स वो भी तो जनरेट करेगा। वो इम्पल्स तो वैल्यू पता नहीं है आप हमको। ठीक है, तो हम लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लिखने से मुझे ये ओमेगा का टर्म तो नहीं आएगा। क्लियर है कि हमको ओमेगा निकालना है। हमको निकालना क्या है? ओमेगा। और ओमेगा हमारा लीनियर मोमेंटम थ्योरम में नहीं आता है, एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में आता है। तो हम एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लिखेंगे। अब एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम किसके अबाउट लिखें, उसको आप ध्यान से सुनने की जरूरत है कि अगर हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, अगर कोई दूसरे पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अगर लिखते हैं, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है, ये जो अननोन फोर्स लग रहा है, वो जो इम्पल्स जनरेट करेगा, उस इम्पल्स का वैल्यू मुझे पता नहीं है। ठीक है,
उस इम्पल्स की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो यहाँ किस दूसरे के पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लिखते हैं तो एक्सटर्नल इम्पल्स का जो वैल्यू होगा ये आर क्रॉस एफ जो हम लोग लिखेंगे एक्सटर्नल इम्पल्स की वजह से, ये जो एक्सटर्नल इम्पल्स की वजह से आर क्रॉस एफ का जो वैल्यू लिखेंगे, सॉरी ये ठीक है, ये अगर हम हिंज पे बैठते हैं तो हिंज पे बैठते हैं और उसी के अबाउट मतलब ओरिजिन लेते हैं और वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो एक्सटर्नल टॉर्क है, तो एक्सटर्नल जो टॉर्क डेवलप कर रहा है हिंज पे लग रहा है, इसलिए आर क्रॉस जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर हिंज के अबाउट लिखते हैं तो एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से आर क्रॉस जे का वैल्यू 0 होगा। मतलब सॉरी, जब हम हिंज पे बैठ करके ओरिजिन हिंज पे लेते हैं, सॉरी जब ओरिजिन हिंज पे लेते हैं और उसके अबाउट हम एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लिखते हैं, तो चूँकि ओरिजिन हिंज पे लिए हैं इसलिए आर का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, और आर क्रॉस जे है इम्पल्स ड्यू टू ये जर्क जो महसूस करेगा हिंज पॉइंट के अबाउट, उसकी वजह से वैल्यू 0 हो जाएगा। आप इस तरह से ऐसे समझिए। इस पॉइंट के अबाउट हम लिखेंगे, इस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो इस जर्क की वजह से आर क्रॉस जे का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, और एक है हमारा ये जो जे है, इस जे के वजह से जो जर्क ये आर क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होगी, तो हो जाएगा L/4। अभी हम बात करने जा रहे हैं सेकंड केस में कि इसमें बॉडी जो है कंस्ट्रेन है मूव करने के लिए। कंस्ट्रेन का मतलब एक पॉइंट के अबाउट क्या क्लैंप है, तो रोटेट करने के लिए मजबूर है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से सोचते हैं कि चूँकि ये रड है, रड के मान लीजिए एग्जांपल लिया मैंने कि मान लिया कि एक रड है और इस रड का एक एंड जो है क्लैम्प किया हुआ है, नट बोल्ट से बंधा हुआ है, फ्री है रोटेट करने के लिए। यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे जे इम्पल्स एक्सपीरियंस किया है, तो झटका के बाद इस रड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, और साथ ही साथ ये जो एक्सटर्नल जो यहाँ क्लैम्प की वजह से जो इम्पल्स जनरेट होगा उसकी वैल्यू भी मुझे फाइंड करनी है। मतलब इसमें हमारा 2 अननोन है, एक ओमेगा, ठीक है, और दूसरा क्लैम्प के वजह से जो इम्पल्स जनरेट हुआ उसकी वैल्यू। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग बात करते हैं कि ये जो ओमेगा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो आप सोचिए ओमेगा किस इक्वेशन में आएगा, क्लियर है, लीनियर में तो नहीं आएगा, एंगुलर मोमेंटम में आएगा। तो एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हम ओमेगा ये फाइंड करने के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं, अप्लाई एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब किसके अबाउट अप्लाई करें, तो मान लेते हैं वो हिंज के अबाउट ही लेने। हिंज के अबाउट लेने से फ़ायदा ये होता है ना कि जो हिंज फोर्स है उसके वजह से आर क्रॉस जे का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये हिंज फोर्स की वजह से आर क्रॉस जे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये जो एक्सटर्नल जे जो अप्लाई हुआ है उसकी वजह से लिखने से मेरा काम हो जाएगा। तो हम जो पॉइंट ओरिजिन लेते हैं वो मान लेते हैं कि हिंज के अबाउट ही, हिंज के बगल में ही लेते हैं या हिंज पर कहिए। ठीक है, अबाउट ओ, तो ओ के अबाउट अगर हम लेंगे तो यहाँ से देखिए आर क्रॉस जे एक्सटर्नल प्लस आर क्रॉस जे जो अप्लाई किया है सो इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये जो पहला टर्म होगा ये तो पहला टर्म 0 है,
तो पहला टर्म 0 होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग ओरिजिन यहीं इसी जगह पे ले लिया है, तो r का वैल्यू 0 होगा। तो r का वैल्यू 0 हो जाने की वजह से ये पूरा का पूरा टर्म जो है हमारा वो 0 हो गया। बाकी जो ये जो इम्पल्स जो हुआ, ये जो इम्पल्स है यहाँ पे, ये जो इम्पल्स जो जनरेट किया, झटका महसूस किया, वो r क्रॉस j की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं L/4 इंटू जे इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। देखिए ध्यान से, मुझे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ लिखना है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। और रिजिड बॉडी है तो आई ओमेगा लिखेंगे। आई किसके अबाउट? तो हिंज के अबाउट। तो हिंज के अबाउट कितना होगा? तो हिंज के अबाउट ये होगा mL/3 इंटू ओमेगा। तो हमारे पास आ गया L/4 इंटू जे इज इक्वल टू mL/3, ठीक है, इंटू ओमेगा। तो यहाँ से एल से एल कट जाएगा, आएगा 3J/4m, ये हमारा हो गया ओमेगा। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है क्या? अब फाइंड करना है इम्पल्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। इम्पल्स ड्यू टू हिंज फोर्स फाइंड करना है, हिंज फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, एक बार और आप देख लीजिए। पहले है क्या? ये जो रड है ये क्लैम्प किया हुआ है, L/4 डिस्टेंस पे हम अप्लाई किया है। ठीक है, ये झटका के जस्ट पहले है, ये झटका के जस्ट बाद झटका के बाद ये मान लेते हैं कि जितना देर तक वो फोर्स मतलब झटका अनुभव किया है उतने देर में यहाँ क्लैम्प फोर्स भी लगा होगा। तो अब हमको उसका डायरेक्शन तो कंफर्म है नहीं, अब हमको इम्पल्स निकालना है उसकी वजह से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में बात कर सकते हैं। तो यहाँ हिंज फोर्स जो है H1 मान लेते हैं और एक मान लेते हैं इधर लेफ्ट की तरफ H2। ठीक है, और क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? तो ओमेगा L/2 होगा। ओमेगा का वैल्यू अब आ चुका है, ओमेगा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आ जाएगा 3J/8m। ठीक है, अब ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब मुझे फाइंड करना है J1 और J2। अब हम लीनियर मोमेंटम थ्योरम लिख रहे हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। अप्लाई लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम along horizontal direction, कितना होगा? देखिए टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे तो J-J2, J राइट साइड है पॉजिटिव मानिए, तो J-J2 इज इक्वल टू मास। वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी आ गया हमारा 3J/8m।
3J/8m, ये हो गया 3J/8। ठीक है, तो ये J2 का वैल्यू आएगा J माइनस 3J/8, तो ये हो गया 5J/8। ठीक है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो अप्लाई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप देख सकते हैं ऊपर J1 है, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 0 है, ऊपर की तरफ 0 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो सर्कल में मूव करना चाहेगा ना, ये सेंटर होगा तो ये सर्कल में मूव करना चाहेगा, तो सर्कल में मूव करना चाहेगा तो क्लियर है कि ऊपर की तरफ वेलोसिटी नहीं होगा, तो J1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से हम कह रहे हैं J1 एक्सटर्नल का वैल्यू 0 आया, तो टोटल हिंज फोर्स की वजह से जो इम्पल्स जनरेट होगा, इसलिए J हिंज जो होगा वो होगा 5J/8 इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे।